गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट, जो लगभग पत्रकारिता से संबंधित होती है। बाकी सभी कार्यालय जो वर्क होता है, बिजनेस वर्क होता है, उसमें भी रिपोर्ट का महत्व है। यहाँ पर हम रिपोर्टाज को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं और उसके विकास क्रम पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले उमा मंगल अपनी परिभाषा के माध्यम से बताती हैं कि रिपोर्टाज क्या होती है। जब व्यक्ति के कार्यों या व्यापार या आकृति का चित्रण न होकर घटनाओं का क्रमबद्ध चित्रण किया जाए तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यानी कहीं पर भी कोई कार्य हो रहा है, कोई घटना घट रही है, कोई व्यापार संबंधी तथ्य हैं, उनको क्रमबद्ध रूप में जब चित्रित करते हैं तो वह रिपोर्टाज कहलाती है। भागीरथ मिश्र कहते हैं कि रिपोर्टाज किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन होता है। इसमें इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि जैसे हमारे आँखों के सामने प्रत्यक्ष घटना घट रही हो। पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस लगे स्टूडेंट्स कि जिस घटना का वर्णन रिपोर्टाज में किया गया है वह घटना सचमुच हमारे सामने घट रही है। बैजनाथ सिंघल कहते हैं कि प्रारंभ में रिपोर्ट का संबंध युद्ध संबंधी दैनिक रिपोर्ट से रहा है। पहले पुरातन युग में बहुत से युद्ध होते थे राजा महाराजाओं में, और युद्ध की जो रिपोर्ट होती थी वो वहाँ का हरकारा लेकर आता था। उस समय पर कोई फ़ोन वगैरह इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर लगभग पैदल, घुड़सवारी पर, ऊँट, हाथियों के ऊपर लोग सफ़र करते थे। तो उस समय महलों के अंदर जो खबर आती थी उसको युद्ध से रिपोर्ट कहते थे। इस प्रकार से वहाँ के जो दैनिक घटना का वृत्तांत था वह सारा उस रिपोर्ट में होता था। धीरे धीरे यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होते हुए भी कुछ इस ढंग से लिखी जाने लगी कि प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से मानवीय संवेदनाओं से विस्तार होकर एक साहित्यिक रूप में विकसित हो गई। इसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र इस रचना का जो विकास है वो कहते हैं कि 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़कर बताया है। उन्होंने कहा कि रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया और एटनबर्ग ने रिपोर्टाज लेखन का जो परिचय दिया है, उस परिचय से डॉक्टर नगेंद्र का विचार है कि हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की जो परंपरा है वो शिवदान सिंह से शुरू हुई है, वही इसके उत्पादन करता है। यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मीपुरा से आरंभ हुई जिस पत्रिका का नाम रूपाब था, उसके अंदर 1938 में शिवदान सिंह के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने लगी। बंगाल के दुर्भिक्ष अर्थात भुखमरी की जो बहुत बड़ी महामारी आई थी, उसकी जो रिपोर्ट दिन प्रतिदिन जनता के सामने प्रस्तुत की जा रही थी, उसका प्रकाशन रूपाब नामक पत्रिका में किया जा रहा था। तो वहाँ से इसे रिपोर्ट का नाम दिया गया समाचार पत्रों के अंदर। इस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध की जो विभीषिकाएँ थी, अर्थात वहाँ के जो अत्याचार, वहाँ मानव संहार जो हो रहा था, उसके कारण भी रिपोर्ट ज़्यादा महत्व में आई है, ज़्यादा चलन में आई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये थी कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, अर्थात रिपोर्ट। यहाँ रिपोर्ट लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। कुछ लगभग हमें डेफिनेशन से ये ज्ञात हो गया है कि किस घटना काल में, किस युद्ध में, किस अकाल से, किस भूचाल, किस महामारी की जो रिपोर्ट समाचार पत्रों में या पत्र लेखन के माध्यम से जहाँ कहीं भी जनता के सामने पहुँचाई जाती किसी माध्यम से, वही रिपोर्ट होती है।
इसी कुछ 5 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं कि कथात्मक शैली का प्रयोग। रिपोर्ट के अंदर कथात्मक शैली का प्रयोग, जैसे कहानी कहते हैं, जो कहानी कहने की कला होती है, कथा की जो कला होती है, उसमें रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके अंदर किसी भी घटना, युद्ध, अकाल, भूचाल आदि का जो कथात्मक वर्णन होता है, वह पाठक में रुचि जागृत करता है और एकाग्र मन से वह रिपोर्ट पढ़ता है। और रिपोर्ट में एंड में क्या रिजल्ट निकलता है, अर्थात उसके जो मर्म स्पर्शी अर्थ है, देखो छू देने वाले जो तर्क हैं, पद हैं, वो भी पढ़कर ऐसा लगता पाठक को कि वह कोई कहानी नहीं, हकीकत पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो पूर्णतया होती है वो कथानक में होती है। दूसरी जो विशेषता है स्टूडेंट्स, वो है ऐतिहासिकता। जो रिपोर्टाज युद्ध, अकाल, बाढ़ अथवा अग्निकांड पर लिखे जाते हैं, उन्हें हम ऐतिहासिक कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटती रहती हैं, और उन घटनाओं को तिथियों के माध्यम से किसी पहले घटी हुई घटना के को विशेष स्थान देकर प्रस्तुत किया जाता है कि यह घटना 20 साल पहले हुई थी, 50 साल पहले भी उस समय यह घटना हुई थी, यह महामारी 40 साल पहले भी आई थी, उस समय ये हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाओं को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए बीती हुई घटनाओं के साथ जोड़कर दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम ऐतिहासिकता का नाम देते हैं। यहाँ पर तीसरा है विश्वसनीयता। जो रिपोर्टाज होती है उसकी मुख्य विशेषता है विश्वसनीयता। पाठक अपने अनुभवों के माध्यम से जो विशेष घटनाएं घटती हैं उनका एक सत्य वर्णन करने का प्रयास करता है, ताकि पाठक उसके किए हुए वर्णन पर विश्वास कर सके, ताकि उसमें कोई कल्पना के लिए जगह ना बचे और वह सत्य जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके आधार पर रिपोर्ट लिखी गई हो। चित्रात्मकता शैली का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। जैसे पढ़ते पढ़ते हमारे सामने कोई चित्र प्रस्तुत हो जाए, घटना ऐसे लगे कि स्पष्ट हमारे सामने घट रही है, उसको चित्रात्मकता कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो प्रत्यक्षदर्शी बन जाती हैं। हमें पढ़ने के बाद ऐसा लगता नहीं कि हम घटना घटते समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। भाषा रिपोर्टाज की सहज सरल होनी चाहिए, प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें आवश्यक जो शब्द होते हैं उर्दू के हैं, फारसी के हैं, स्थानीय भाषा के हैं, उनका भी मिश्रण होना चाहिए। यही नहीं, वाक्य विन्यास भी पूरी तरह से जो विचार अनुकूल है उसके अकॉर्डिंग, अर्थात विचारों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिपोर्टाज में प्राय वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है, क्योंकि किसी भी घटना का पूरी डिटेल से वर्णन करना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है, और इसके साथ साथ चित्रात्मक शैली का उपयोग भी होना अनिवार्य है। रिपोर्ट लेखन की कुछ आवश्यक शर्तें हैं कि रिपोर्ट लिखते समय किन किन शर्तों को मानना चाहिए। रिपोर्ट लेखन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, उसमें कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, ना ही असत्य बातों के लिए उसमें कोई स्थान होता है। भाषा सरल सहज होती है, मुहावरे लोकोक्तियों का कोई प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक वातावरणीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरल सुबोध भाषा हो ताकि आम आदमी के समझ में आ सके। रिपोर्ट लेखन की भाषा में व्यंजना और लक्षण आदि शक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्टूडेंट्स, पहले हमने शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति क्या होती है? और 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये 3 प्रकार की जो शब्द की शक्ति होती है। तो इस रिपोर्ट के अंदर व्यंजना और लक्षणा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि इनमें शब्द का सीधा अर्थ नहीं निकलता। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर रिपोर्ट लिखी जाती है, ताकि सीधा सीधा रिपोर्ट के अंदर जो भी नॉलेज हो वो प्राप्त की जा सके, और रिपोर्ट में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यहाँ पर जो तीसरा 3 प्रकार के पुरुष होते हैं जो
सबसे उत्तम या हम प्रथम पुरुष मान सकते हैं, जिसमें मैं की शैली होती है, तो उसके अंदर यह रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट लेखन के सभी तथ्य सत्य पर आधारित हों, विश्वास के योग्य हों। उस समय जब रिपोर्ट लेखक लिखता है तो कल्पना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी शब्द या वाक्य के अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए, इसीलिए अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे शर्तें थी जो रिपोर्ट लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, आवश्यक थी। अब रिपोर्ट लिखते क्यों हैं? यहाँ पर रिपोर्ट के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के तहत रिपोर्ट लेखन द्वारा जो विषय है उसे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। किसी घटना का सत्य वृत्तांत प्रस्तुत करना होता है। यहाँ पर किसी भी विषय, घटना आदि की जानकारी देनी होती है। विद्यार्थियों को सोचने और निरीक्षण करने के बाद भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना होता है। यहाँ पर मातृभाषा को शुद्ध रूप से लिखने और उसे प्रयोग करने की क्षमता भी छात्रों में हमें विकसित कर सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से अपने विचार व्यक्त करने, बोलने, लिखने की आदत का समुचित विकास कर सकते हैं। छात्रों को इस सक्षम बना सकते हैं कि वह अपनी बात को सावधानी के साथ लिखित या मौखिक रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। छात्र में मौलिक चिंतन की आदत का विकास होता है। रिपोर्ट लेखन के लिए सामग्री संकलन की आदत का भी विकास होता है और साहित्य रचना की ओर भी प्रेरित किया जा सकता है कि साहित्य की अनेक विधाएं होते हैं। किसी न किसी विधा में विद्यार्थी रुचि ले सकें और हमारे साहित्य भंडार को आगे बढ़ा सकें, उसमें लेखन का कार्य कर सकें। इस रिपोर्ट लेखन के कुछ आवश्यक गुण हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर रिपोर्ट लिखते समय विशेष ध्यान देना होता है। अनेक तथ्यों की जानकारी रखनी होती है। उसमें कम से कम अशुद्धियाँ होनी चाहिए। लेखन सुंदर सुडौल स्पष्ट होना चाहिए। विचारों का प्रवाह होना चाहिए। क्रमबद्ध ढंग से रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग, तर्क सहित तथ्यों को प्रस्तुत करना, अनुच्छेदों के अंदर अर्थात भागों में उसको डिवाइड किया जाना चाहिए। छोटे छोटे पार्ट रिपोर्ट के बनाने चाहिए। जो मुख्य रिपोर्ट होती है उसे हाईलाइट करें। और प्राथमिक कक्षाओं के रिपोर्ट लेखन की जो भाषा है वो अधिक गूढ़ और परिनिष्ठित नहीं होनी चाहिए, अर्थात शब्द सीधे, सरल और छोटे वाक्य के अंदर प्रस्तुत होने चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस रिपोर्ट लिखने की कुछ विधियाँ हैं जिन विधियों के अपनाकर हम अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं और उनसे रिपोर्ट लेखन का जो कार्य है वो बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहली जो विधि है वो है अर्थबोध विधि। इस विधि के अंतर्गत शीर्षक बच्चों के सामने रिपोर्ट लेखन के गद्यांश का सस्वर वाचन करता है। पुनः वह गद्यांश के वाक्यों का सर्रार्थ करता हुआ अर्थ बताता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षक आदि से अंत तक सक्रिय है। यहाँ पर जो अध्यापक हैं और शिक्षक हैं उन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चे केवल श्रोता बनकर बैठे ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इस विधि में अध्यापक की सुनी हुई बातों में अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से उनको इन्वॉल्व कर सकता है। अर्थ बोध विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों को हम एक साथ अपनाकर बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसको नीरस होने से बचा सकते हैं। अनुकरण जो वाचन है उसमें विद्यार्थियों के द्वारा वाचन सस्वर किया जाता है। फिर शिक्षक चाहे तो कक्षा में 2-2, 3-3 छात्रों के समूह बनाकर आपस में तर्क वितर्क करवा के किसी नाटक, कहानी, रिपोर्टाज को वह संवाद के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकता है ताकि वह अच्छे से स्टूडेंट्स के समझ में आ जाए और उसमें वो अलग अलग पात्र का रोल निभाएं। इसी प्रकार से व्याख्या विधि। अनुकरण वाचन के बाद छोटे बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए गद्यांश के जो कठिन शब्द होते हैं, मुहावरे, उनकी व्याख्या की जाती है। अध्यापक पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड का यूज करता है, चौक, डस्टर वगैरह
चार्ट वगैरह का यूज़ करता है। उसके माध्यम से वह कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और कई जो बीच बीच में कठिन क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर भी साथ में लिखता रहता है। स्टूडेंट्स अध्यापक की बातों को विशेष रूप से ध्यान देकर सुन सकते हैं, क्योंकि उन्हें साथ साथ में रिटन कार्य भी करवाया जा सकता है ताकि उनका विशेष ध्यान कक्षा कक्ष में लगा रहे। तो आगे की कुछ विधि हैं। विचार विश्लेषण, आपस में अनेक एग्जाम्पल प्रस्तुत करके उनके सामने अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करके उनकी तुलना आदि की सहायता से विचारों का विश्लेषण किया जा सकता है। जिस प्रकार हम ऊपर कह चुके हैं कि आज घटने वाली घटना को हम सदियों बीत चुके, सालों बीत चुके पहले कोई घटना घटी है उसके साथ उसकी तुलना कर सकते हैं, उसकी समानता भी कर सकते हैं। कक्षा कार्य निरीक्षण, अध्यापक को चाहिए कि कक्षा के अंदर जो कार्य चल रहा है उसके अंदर बच्चे निरस ना हो, वो ठीक प्रकार से अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर श्यामपट पर किया गया जो कार्य है वो पूरी शुद्ध भाषा के अंदर अच्छे से लिख रहे हों। अध्यापक को चाहिए कि घूम घूम कर वो कक्षा कार्य का निरीक्षण करें। आवर्ती बच्चों के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको दोबारा से रिवीजन करवाना चाहिए ताकि पूरी तरह से अध्यापक पाठ को ग्रहण कर सकें और किसी प्रकार की जो कमी रही है वो रिवीजन करने में उसको दूर किया जा सके। समीक्षा विधि, तो ये थी कुछ विधियाँ स्टूडेंट्स, जिसमें अर्थबोध जो विधि थी और प्रश्नोत्तर जो विधि थी उसके अनुकरण के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, विचार विश्लेषण, कक्षा कार्य निरीक्षण के द्वारा। अब यहाँ पर व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, संयुक्त विधि, जिसके अंदर 3 विधियां विशेष रूप से कार्यरत रहती हैं। जो प्रश्नोत्तर विधि, कक्षा में पढ़ाते समय बच्चों से बीच में क्वेश्चनिंग मेथड अपनाया जाए ताकि बच्चों को विशेष पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट बने और वह हर एक वाक्य को ध्यान से सुने कि कहीं से भी अध्यापक हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आंसर को वह ध्यान से सुने। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष में स्टूडेंट्स और शिक्षक आपस में इन्वॉल्व रहते हैं और जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है वो रुचिपूर्वक बन जाता है, रुचिपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर भाषा शिक्षण यंत्र प्रणाली, इसमें जो ग्रामोफोन होते हैं, आजकल नई तकनीक चली हुई है जिसमें स्मार्ट क्लास वगैरह का प्रयोग किया जाता है। भाषा के रिकॉर्ड वर्णन करने के लिए अनेक चित्र लगाए जाते हैं, अनेक टेक्निक साधनों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर, टेलीविज़न, चित्र दिखाकर, छोटे छोटे मॉडल दिखाकर भी हम भाषा का ज्ञान स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। चित्र वर्णन प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कुछ चित्र या मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, फिर प्रस्तावना के बाद प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के चित्रों तथा प्रश्नों के योग से रचना लेखन शिक्षण को विकसित करता है और इसमें विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, उपरोक्त जो विधियां हैं उनका लाभ तभी होगा जब विषय वस्तु विद्यार्थियों के मानसिक व बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग होगी। तो कोई भी पाठ्यक्रम करवाने से पहले हमें कक्षा स्तर या स्टूडेंट्स का आयु स्तर जानना जरूरी है और उनका बोध स्तर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम विधियों को अपनाएंगे तो स्टूडेंट्स अच्छे से उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो आज का स्टूडेंट्स ये टॉपिक था हमारा। रिपोर्टाज को हमने परिभाषित किया, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका विकास क्रम क्या है और उसमें कुछ खास लिखते समय जो शर्तें होती हैं ध्यान देने योग्य और उसकी अनेक विधियों का हमने डिटेल में वर्णन किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।